Hello, my dear students. Welcome to my channel. And as you all know that I'm Divya, your science expert. So let me tell you that my channel is in collaboration with Infinity Learn now. So from today onwards, you are going to get much more quality content. So please keep supporting us. So today I'm going to take up a topic which is from class 10th science transportation, that is circulatory system. तो जैसे कि आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है, वैसे ही हमारी बॉडी में सब चीज़ें जहाँ पे यूज़ होनी है वहीं पे नहीं बन रही है. लेट्स से अगर कोई चीज़ यहाँ बन रही है और उसका यूज़ यहाँ है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए अगेन वी नीड अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं? सर्कुलेटरी system. So today in this video I am going to talk about a cardiac cycle, systole and diastole, aorta, pulmonary and systemic circulation, blood pressure and its measurement. तो ये सारे topics आज हम इस session के अंदर पढ़ने वाले हैं. So what we are waiting for, let's get started. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत होता है. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हाट डू वी हैव? वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. तो एक तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और एक हमारी बॉडी में होता है लिम्फैटिक सिस्टम. और इनके अंदर होते हैं फ्लूइड्स जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज ब्लड, और लिम्फैटिक सिस्टम में जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज लिम्फ. अब जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, इट इज शोइंग यू अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. आप देख रहे हो किस तरीके से हार्ट है, किस तरीके से बिल्कुल पेड़ की ब्रांचेस की तरह वेसल्स दिख रही हैं. सो दे आर ऑल carrying blood and they are transporting the substances to all the cells of our body. तो अब ब्लड जो है हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड, उसको पंप करने के लिए एक ऑर्गन भी होगा. सो दैट ऑर्गन इज हार्ट. सो हार्ट इस तरीके से दिखता है. इट इज मस्कुलर वॉल्ड पंपिंग ऑर्गन जिसका काम है ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में भेजना, क्योंकि हार्ट बहुत प्रेशर से ब्लड को पंप करता है ताकि उतने प्रेशर से ब्लड हमारे हर बॉडी पार्ट में पहुंच पाए और हर सेल को चीज़ों का सप्लाई दे पाए. अब ब्लड वेसल्स की हम बात कर लेते हैं. तो ब्लड वेसल्स जो होती है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है. तो हार्ट से जो ये आप देख रहे हो वेसल्स निकल रही है, दीज आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. अब जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स है. दिस इज ब्लड वेसल, दिस इज ब्लड वेसल, इवन दीज आर ब्लड वेसल्स. अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने कोई ब्लड वेसल रेड बनाई है, कोई ब्लू है और कुछ मोटी है और कुछ बहुत थिन है. तो लेट मी टेल यू, यस यू आर राइट. हमारी बॉडी में 3 तरह का ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, जो ब्लड को कैरी करती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो ये रेड वन इंडिकेट्स द आर्टरीज. आर्टरीज रेड इसलिए बनाई गई हैं बिकॉज इनका काम है प्योर ब्लड को कैरी करना. ठीक है, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम है. और ये जो ब्लू वाली वेसल मैंने आपको दिखाई है दैट इज वेन. इट कैरीज इम्प्योर ब्लड, मीन्स इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है. तो हमारी बॉडी में प्योर ब्लड भी होता है, इम्प्योर ब्लड भी होता है, और वेसल्स उनके लिए बनाई गई है अलग अलग ताकि वो ब्लड मिक्स ना हो. और ये जो फाइनर वेसल्स आप देख पा रहे हो दीज आर कैपिलरीज. ये बहुत ही थिन वेसल्स होती हैं. ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ब्लड के अंदर जानी है या ब्लड से बाहर आनी है, चाहे कोई न्यूट्रिएंट्स है, चाहे कोई गैसेस है, चाहे कोई हार्मोन्स है, वो कैपिलरीज के थ्रू ही अंदर बाहर आ जा सकती है. इसीलिए कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा थिन वॉल्ड होती है. आई होप यू गॉट इट. और आर्टरीज काफ़ी थिक वॉल्ड होती है क्योंकि आर्टरीज ने जो ब्लड कैरी करना उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है. एंड वेन्स कंपेरेटिवली थिन वॉल्ड होती है, मतलब कैपिलरीज के अकॉर्डिंग तो थिक है बट वैसे थिन वॉल्ड होती है क्योंकि कैपिलरीज तो बहुत ही ज़्यादा थिन वॉल्ड है. अब इस पिक्चर में आपको मैंने एक वेसल शो की है. क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सी वेसल है?
आई एम गिविंग यू अ हिंट, इट इज एन आर्टरी, बट इस आर्टरी का एक स्पेशल नाम है. So let me tell you, this artery is called as aorta. इस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? अरोटा. अब इस आर्टरी को स्पेशल नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज इट इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अ बॉडी. जो हार्ट से इमीडिएट प्योर ब्लड लेकर आ रही है आर्टरी, दैट इज अरोटा, राइट. और फिर आगे वो अरोटा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, मतलब अरोटा आगे आर्टरीज बना लेती है, फाइनर वेसल्स बना लेती है, कुछ उसकी जो ब्रांचेस, और उससे भी आगे जो फाइनर ब्रांचेस निकलती है उनको हम आर्टरियोल्स कहते हैं. एंड फाइनली वो कहाँ पे लीड करती है? कैपिलरीज पे, राइट. क्योंकि देखो आर्टरी और वेन हमेशा इंटरकनेक्टेड होती है, और वो इंटरकनेक्टेड होती है बाय मींस ऑफ कैपिलरीज, कभी भी ब्लंट नहीं होंगी. आर्टरीज एंड वेन्स आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड, ठीक है. और ये जो कैपिलरीज है, then they extend into finer veins. Those finer veins are called as venules. जैसे arterioles एक finer arteries थी, ऐसी venules भी एक finer veins है. Then smaller veins, और फिर वो भी बड़ी वेन्स बनाएंगी जो हार्ट के अंदर इम्प्योर ब्लड डालेंगी, जैसे कि आप देख रहे हो. और जैसे अरोटा आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, वैसे ही जो बड़ी वेन्स होती है हमारी बॉडी में, उनका नाम है सुपीरियर वेना केवा. आप नोट कर लो प्लीज. और एक इंफीरियर वेना केवा. जो सुपीरियर वेना केवा है वो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, और जो इंफीरियर वेना केवा है वो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, राइट. तो लाइक अरोटा दे आर ऑल्सो बिगर इन साइज बट नॉट दैट मच बिग. So aorta divides into arteries, which further divides into arterioles, and finally they end up into the capillaries, through which the substances can be exchanged. Then capillaries, they form venules, smaller veins, and then you get the bigger veins, that is the superior vena cava and inferior vena cava. So this is how the blood vessels are working, and I hope you have learned about the blood vessels. कोई doubt नहीं है आपको. Okay, now talking about systole and diastole, these two terms are very important. और मैंने देखा है बहुत से बच्चे हैं जिनको इन टर्म्स में दिक्कत होती है. तो दिक्कत की कोई बात नहीं है. आपको ये तो पता है ना कि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को. अब पंप करने के लिए हार्ट पंप कैसे करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, राइट. तो कॉन्ट्रैक्शन को एक टेक्निकल टर्म दिया गया है सिस्टोल, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को ये वर्ड दिया गया है डायस्टोल. अब जैसे मसल भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, बट मसल के केस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को आप सिस्टोल डायस्टोल नहीं कहोगे. ओनली इन केस ऑफ हार्ट it is called as, the contraction is called as systole and relaxation is called as diastole. ठीक है. अब कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो कार्डियक साइकिल को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं. अब जैसे कि अगर लेट्स कंसिडर दिस एज हार्ट, तो आपको पता है हार्ट में एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है. लेफ्ट साइड डील्स विद प्योर ब्लड और राइट हैंड साइड डील्स विद इम्प्योर ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है. हार्ट हैज़ गॉट 4 चैम्बर्स. तो हार्ट में ये आपके पास है लेफ्ट एट्रियम, ये आपके पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. ओके, you know that 2 atriums are separated by interauricular septum. Septum means division. 2 ventricles separated by interventricular septum. This is how auricles and ventricles are separated. And auricles and ventricles, they are separated by another septum which is called as AV septum, auricular ventricular septum. This septum is important because this septum has flap-like structures called as valves. एक ढक्कन की तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन एवी सेप्टम में. जैसे एक फ्लैप होता है, अगर कोई चीज़ अंदर जानी है तो वो खुल जाएगा, लेकिन जब वो बंद हो जाएगा तो वो चीज़ को बाहर नहीं आने देगा. सो सेम वे द वॉल्स फंक्शन, दे आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड हियर. ओके, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी लार्जेस्ट आर्टरी निकल रही है रोटा, जो बाद में आर्टरीज आर्टरीओल्स में डिवाइड हो रही है, फाइनली कैपिलरीज में एक्सटेंड हो रही है, और ये आपके पास हो गया टिश्यू. लेबल कर लो आप इसको. तो अब क्या होता है, हार्ट पहले पूरा रिलैक्स स्टेट पे होता है, मतलब पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स्ड होता है. जब हार्ट पूरा रिलैक्स्ड होता है तो एट्रियम में ब्लड भर जाता है. लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड भरता है और राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड भरता है. ठीक है, तो इसको हम एक साइकिल की फॉर्म में करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड देन वील एंड अप. ओके, तो लेट्स से हार्ट इज फुली एट रिलैक्स स्टेट, दैट इज एट जॉइंट डायस्टोल, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरना स्टार्ट हो गया.
जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उससे ये एवी सेप्टम का वॉल्व खुल गया और ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आने लगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल हुआ वहाँ, और ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी वॉल्यूम बढ़ता गया, उसके साथ प्रेशर बढ़ा, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स स्टेट में आ चुका होता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे एवी सेप्टम का वॉल्व तो बंद हो जाएगा, लेकिन अरोटा के अंदर भी एक वॉल्व होता है, सेमील्यूनर वॉल्व, वो खुल जाएगा। दिस वॉल्व विल ओपन अप एंड द ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अरोटा। ठीक है, फिर अरोटा में भी वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उससे सेमील्यूनर भी क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए। और फिर अरोटा आगे आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। कैपिलरी से एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन टिश्यू में आ जाएगी और टिश्यू से CO2 कैपिलरी में आ जाएगी। अब ब्लड क्या हो गया आपका? इम्प्योर, क्योंकि CO2 का कंटेंट उसमें ज़्यादा हो गया। अब वेन्यूल्स उसको कैरी करेंगी। वेन्यूल्स देन two important bigger veins are formed, small veins, venules, small veins, and then two bigger veins. I hope you remember, superior vena cava and inferior vena cava. So they will take the blood and they will fill the right atrium then. ठीक है, अब जब अरोटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल पे आ चुका है। ओके, अब जब सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ले जाएंगी तो वहाँ भी वॉल्यूम बढ़ेगा, वहाँ भी प्रेशर बढ़ेगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिस्टोल होगा। अब सिस्टोल होने से क्या होगा? ये एवी सेप्टम का वॉल्व खुल जाएगा एंड ब्लड विल स्टार्ट मूविंग टू द राइट वेंट्रिकल, नीचे मूव करेगा। अब वहाँ पे भी जब वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो राइट एट्रियम रिलैक्स स्टेट पे आ जाएगा, डायस्टोल, लेकिन राइट वेंट्रिकल सिस्टोल की स्टेट पे आ जाएगा। राइट, फिर उससे ब्लड कहाँ जाएगा? इस वेसल के थ्रू कहाँ जा रहा है? लंग्स में। और किस लिए जा रहा है? फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हो पहले दोनों एट्रियम इकट्ठे काम कर रहे हैं, मतलब पहले पूरा हार्ट जॉइंट डायस्टोल पे है, फिर एट्रियम दोनों सिस्टोल पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल सिस्टोल पे है तो एट्रियम रिलैक्स स्टेट पे है, और इस तरीके से ये पूरा कार्डियक साइकिल चलता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग्स तक लेकर जाती है, होना तो वो वेन चाहिए था, बट एक्सेप्शनली इट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स से जो प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही है वो होनी आर्टरी चाहिए थी, बट ये एक्सेप्शनल वेसल है, दैट इट इज पल्मोनरी वेन। तो ये दो एक्सेप्शंस आपको लर्न करते हैं। आई होप सिस्टोल एंड डायस्टोल इज टोटली क्लियर। अब आपने देखा कि हार्ट से जो ब्लड है वो 2 टाइम्स सर्कुलेट हुआ। पहले लंग्स से प्योर ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से टिश्यू में गया, फिर टिश्यू से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आया, फिर हार्ट से वो लंग्स में गया फॉर प्योरिफिकेशन। तो इस तरीके से जो लंग्स और हार्ट का एक्सचेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्किट और सर्कुलेशन। और जो हार्ट और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। और क्योंकि हार्ट से ब्लड 2 बार सर्कुलेट हुआ, therefore the process is double circulation. So double circulation is a sum of pulmonary and systemic circulation. तो इसीलिए हमारे अंदर जो सर्कुलेशन है, that is a sum of pulmonary and systemic, therefore it is called as double circulation. Now let's talk about very interesting and important topic again, blood pressure. अब ब्लड जब हार्ट पंप कर रहा है तो ऑब्वियसली वो वेसल्स के अंदर कुछ प्रेशर से जा रहा है, और वो जो प्रेशर है वो किस पे एग्जर्ट करेगा? ब्लड ऑब्वियसली वेसल्स की वॉल्व पे एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब जब आप कभी बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, या आपने कई बार देखा होगा इस तरीके से डॉक्टर को किसी पेशेंट को इस तरीके से चेक करते हुए, तो what is he actually checking in this picture? Let me tell you, he is noting the blood pressure of the patient to tell him कि उनके blood pressure कोई ज़्यादा या कम तो नहीं है, या जो भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, क्या उसे blood pressure affected तो नहीं है, right? This is what he is checking. So let me tell you, when the blood is flowing, it always exerts the force on the blood vessels, on the walls of blood vessels, and that is what is a blood pressure. So we can define a pressure that blood exerts on the walls of वेसल। और आर्टरीज में तो ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड जाता है तो वो काफ़ी प्रेशर से जाता है, और इसी वजह से आर्टरी थिक वॉल्ड होती है। अब मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर। रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर मेकिंग मिस्टेक दैट दे राइट रॉन्ग स्पेलिंग। इट इज स्फिग्मोमैनोमीटर।
meter, instrument used to measure blood pressure. So I hope now you can name it. So if you get a question to name, the instrument used to measure blood pressure, I hope you can write it name with correct spelling now. ओके, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो दैट इज 120/80, 120 mm ऑफ मर्करी बाई 80 mm ऑफ मर्करी. तो जो ये ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया वो दो तरह का प्रेशर से बनता है. वन इज सिस्टोलिक प्रेशर, मीन्स द प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, and one is the diastolic pressure, that is the pressure generated due to relaxation of the heart. आपको पता है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है, तो प्रेशर ड्यू टू सिस्टोल दैट मीन्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर ऑफ डायस्टोल मीन्स प्रेशर ड्यू टू रिलैक्सेशन. So the normal blood pressure of an adult is 120/80. 120 indicates the systolic pressure and 80 indicates the diastolic pressure. So this is a normal blood pressure of an adult. अब इससे blood pressure थोड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा, ऊपर का pressure वेरी करेगा, systole वाला वेरी करेगा या diastole वाला वेरी करेगा, तो सारी ही conditions में आपको harm हो सकता है. अब high blood pressure means hypertension या low blood pressure दोनों ही आपकी body के लिए harmful है. अब वो कैसे harmful है, कौन सी वैल्यूज़ को आप हाइपरटेंशन कहते हो, किसको आप लो ब्लड प्रेशर कहते हो, क्या सिम्टम्स है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या हो सकता है, उसको अभी ये सस्पेंस ही रखते हैं, एंड वी लर्न इन दी अपकमिंग वीडियो. So with this we have come to an end of this video. I hope you have learned whatever I've taught you. So please practice it, practice, because practice makes you perfect. So with this, I'm ending this. If you like it, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon, because if you won't hit the bell icon, you won't be notified and you will miss the quality content. So, and one more thing, if you haven't subscribed my channel, just subscribe it right now. Okay? So thank you. Bye-bye. Take care. Have a nice day.